Hello guys, so our today's video tutorial is for with the physics 12th class and the NCERT. So I'll explain in both Hindi and English to you. So first of all, actually the motto of our this channel and motto of our these videos is for the free education for all. हम फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं सभी बच्चों को 11th क्लास के 12th क्लास के जिन्होंने भी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस एज अ सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज़ की है एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई हैव completed माई बीटेक कंप्यूटर साइंस इन 2016 to 2020 बैच एंड करेंटली फ्रॉम लास्ट 4 years आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो मेरे कुछ अलग अलग वीडियोज़ भी हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ कि कैसे व्हाट हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग. सो बट टुडेज टॉपिक इज़ जस्ट बेसिक. हम 11th के और 12th के फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स को पढ़ेंगे और विद द एनसीईआरटी आप जानते होंगे सीबीएसई बोर्ड की एक बहुत क्लासिक बुक है जो आपको बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगी लाइन बाय लाइन. एंड I'll introduce you with the 12th class of the NCERT with currently it's part 1. This is the part 1 and it contains 1, 2, 3 and total as per index 8 chapters. So हम इस फर्स्ट वीडियो में एक्चुअली सारे 8 चैप्टर्स तो कवर नहीं कर सकते हैं but currently we are just sketching for the first chapter electric charges and fields. So हम इस वीडियो में इस चैप्टर के NCERT कंटेंट को समझेंगे, सारे लॉजिक समझेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड देन मेरे कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देन मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड आई रोडो DC पांडे जो बुक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए यूज़ होती है मैं आपके लिए उनके ट्यूटोरियल्स भी अपलोड करूँगा. बट सबसे पहले हमको बेसिक्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. सो आई एम स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड आई एम जस्ट डोंट वेस्टिंग माई टाइम एंड योर टाइम. सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर and this is the fully new book and the chapter name is electric charges and fields. सो ऑल ऑफ अस मैं लाइन बाय लाइन चीज़ों को रीड करता हूँ और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने यहाँ पे नोट्स बना के नोट कर दूँगा. तो सारी चीज़ हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है. हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट्स बना के रखेंगे जो हमको फ्यूचर टर्म्स में कभी रिवीजन के लिए और जो एक लॉजिकल पार्ट जो अंडरस्टैंड करने का होता है फिज़िक्स में उस चीज़ में हमारे काम आएगा. So just I am reading the thing from the first page of this first chapter. All of us have the experience of seeing a spark and hearing a crackle when we have taken off our synthetic clothes or sweater. जो सिंपल सा मीनिंग है हम जब हमारा कोई स्वेटर उतारते हैं या कुछ क्लॉथ्स उतारते हैं तो हमको चर्र चर्र सी कुछ आवाज़ आती है और वो एक्चुअली कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जो सिंथेटिक क्लोथ्स में होते हैं और वो स्पार्कल होते हैं जब हम हमारे क्लोथ्स हमारी बॉडी से रगड़ते हैं या फिर किसी और क्लोथ से रगड़ के हम उसको उतारते हैं. तो दीज आर द सिंपल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर्टिकुलरली इन ड्राई वेदर. ये चीज़ ड्राई वेदर में ज़्यादा होती है. हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना. सो ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये फिनोमेना को आप कैसे समझ सकते हैं. सो मैं एक बार इसको पूरे पैराग्राफ को रीड करता हूँ देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. हम बिजली कड़कना देखते हैं, बारिश के मौसम में बिजलियाँ कड़कती हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. क्लाउड्स होते हैं, हम आपको डिस्कस करेंगे. पॉजिटिव चार्ज होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल माय फ्रेंड्स और नेगेटिव चार्ज होते हैं. आज सिंपल से एग्जांपल ये क्लाउड्स है. सपोज मैंने एक क्लाउड यहाँ पे बनाया है तो इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज होंगे. सो ये क्या होता है, H2 होता है. H2 हम केमिस्ट्री वाले पार्ट पे भी आएंगे बट एज़ पर फिज़िक्स आप समझिए कि वाटर है तो भाई कहीं ना कहीं कुछ इलेक्ट्रिसिटी
के कुछ डिस्चार्ज होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसके आगे मैं आपसे रीड करता हूँ, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। The sky during thunderstorm, we also experience a sensation of an electric shock either while opening the door of a car or holding the iron bar of a bus after sliding from a seat. So ये भी एक एग्जांपल होता है, जैसे हम कोई गेट खोलते हैं कार का तो शायद हमको एक चर्र से आवाज़ या फिर हमारे हैंड में हम एक इलेक्ट्रिक शॉक फील करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। So the reason for these experiences is discharge of electric charges through our body. हमारी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्चार्ज होते हैं, कुछ सामने वाली बॉडी से डिस्चार्ज होते हैं और उनका इंटरेक्शन होता है, एंड ये डिस्चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज हमको फील होता है। सो आगे बढ़ते हैं। You might have also heard that this is due to generation of static electricity. एक वर्ड इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो ओके, दिस वी कैन बी नोटेबल। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होती है, जस्ट आई एम नोटिंग द सिंपल वर्ड्स हियर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। This is precisely topically we are going to discuss in this and next chapter. Static means anything that does not move or change with time. Static का मतलब क्या होगा? जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है टाइम के अकॉर्डिंगली और जो चीज़ मूव भी नहीं हो रही है, तो हम स्टैटिक का एक सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। ये आपके लिए मैं नोट्स बना रहा हूँ। The precise static means anything that does not move and does not change with time. So just in simple words, that does not move and does not change with time. इस चीज़ को मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ यहाँ पे। Static means anything that does not move or change with time. So static electricity का मतलब क्या होगा? जो मूव नहीं कर रही है और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रही है। Electrostatics deals with the study of forces, fields and potential arising from static charges. Electrostatics की इन्होंने अच्छी डेफिनेशन हमको यहाँ पे दी है। Electrostatics deals with the study of forces, that is electrical forces, electrical fields and electrical potential arising from static charges. चार्जेस से निकलने वाले फोर्सेस, फील्ड्स, पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। तो मैं नोट करने को इस चीज़ को भी नोट कर सकता हूँ बस, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को नोट नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी रिटन इन NCERT, सो आई एम जस्ट अंडरलाइनिंग दिस थिंग्स एंड मैं लॉजिकल पार्टी जो चीज़ काम की होगी बहुत ज़्यादा हमारे, उस चीज़ को नोट करूँगा। हिस्टोरिकली एक सिंपल सा देखा जाए तो हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट एम्बर रब्ड विद द वूल और सिल्क cloth attracts light objects go to the Thales of Miletus, Greece around 600 BC. The name electricity is coined from the Greek word electron meaning amber. एक ग्रीक वर्ड से जस्ट इसका आविष्कार हुआ है इस वर्ड का, और काफ़ी ग्रीक वर्ड्स का यूज़ होता है आज इंग्लिश वर्ड्स में और इंग्लिश NCERTs में। सो इसको ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन किया जाता है। इसकी स्पेलिंग ELEKTRON है। सो मैं लिखता हूँ कि जस्ट इट्स अराइजिंग फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंड इट्स electron. Many such pair of material were known which are rubbing could attract light objects like straw, pitch balls, bits of papers. एक सिंपल सा एग्जांपल हमको यहाँ पे इमेज के थ्रू दिखता है। रॉड लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हम इस चीज़ को नोट कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच वी कैन नोट। जो सेम चार्जेस होते हैं, मैंने आपको चार्जेस के पॉइंट तो बता दिए। कुछ होते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्जेस एंड देयर आर नेगेटिव चार्जेस। सिर्फ दो चार्जेस होते हैं। कंप्यूटर की भाषा में हम बात करें तो 0 और 1 होता है।
अभी हम कंप्यूटर की भाषा में बात नहीं कर रहे, अभी हम चार्जेस की भाषा में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं। सो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। सो इनका कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे, पॉजिटिव चार्जेस और व्हाट वी कैन से positive charges repel to positive charges and attract to negative charges. Similarly, vice versa, negative charges repel to negative charges. Repel means दूर जाना, attraction means पास आना. Negative charges repel to negative charges and attract to positive charges. सो सिंपल सा बेसिक सा लॉ है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज बनाया एक, ये नेगेटिव चार्ज बनाया एक, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट जो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम का है। सो एक जो लाइन इन्होंने लिखी है, हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। लाइक चार्जेस, कहाँ पे लिखी है वो लाइन हमने जो देखी, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर इन अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। और अगर हम इस चीज़ को लिखें अच्छी उसमें, तो लाइक चार्जेस, चार्जेस क्या हो गए आप समझ गए होंगे, चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली हम देखते हैं, काउंट करते हैं इस थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का कितने पेजेस का है। इन्होंने इसमें एग्जांपल्स भी हमको सॉल्व करवाए हैं और हमको मिनिमम टाइम में, एक अच्छे एफिशिएंट टाइम में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है। सो 17 पेज, 15 पेज, मे बी इन दिस पार्ट इफ़ वी विल नॉट एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर, मैं इसका सेकेंड पार्ट भी बनाऊँगा और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूँगा। और हम देखते हैं कितने पेजेस का चैप्टर है और ये कहाँ पे जाके एंड होता है। तो इसकी थ्योरी जाके एंड होती है पेज नंबर 35 पे। एंड देन यहाँ से एक्सरसाइज समरी आती है चैप्टर की, एंड ये चैप्टर फिनिश होता है आपके 40 पेज पे, 40वें पेज पे। एंड देन न्यू चैप्टर विल स्टार्ट। सो 44 पेजेस ऑफ चैप्टर, तो हमको इसको कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं कि इसको पार्शियली कंप्लीट कर पाते हैं कि एक ही बार में कंप्लीट कर पाते हैं। बट एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी है, एज़ पर जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ऑल्सो, IITs ऑल्सो, और एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम, VIT, बिट्स पिलानी, आप कोई सी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, आपको एनसीईआरटी इज़ द मस्ट कंपलसरी बुक दैट यू शुड थॉरोली ड्रिंक। आप इसको पूरा पूरा पी जाइए घोट के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में से बनते हैं, इन्हीं के कंसेप्ट्स में से बनते हैं, इन्हीं की कुछ ही लाइंस में से बन जाते हैं। सो एनसीईआरटी द मोस्ट कंपलसरी बुक। और मैं उसके बाद में आपको कुछ अलग बुक सजेस्ट करूँगा एक्सरसाइज, जिसमें नाम लिया DC पांडे, आई रोडो, एंड यूनिवर्सल होती है ऑब्जेक्टिव के लिए, ऐसी काफ़ी सारी बुक्स होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम थ्योरी की बात करते हैं। सो okay, moving ahead with the chapter,
It was observed that if two glass rods rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other. बस सिंपल सा इन्होंने क्या करा कि सिल्क का कोई क्लॉथ लिया और ग्लास की एक रॉड को उससे रगड़ा, दो रॉड को उन्होंने रगड़ा तो उस पर कुछ क्लॉथ से कुछ चार्जेस आए और शायद सेम चार्जेस आए, तो दोनों रॉड एक दूसरे को रिपेल करने लग गए. सिमिलरली सपोज आई एम रबिंग दिस टू रॉड्स विद सम वुल और सम क्लॉथ, तो इन पे यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आया है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आया है. अब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, बट हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया हो और यहाँ पॉजिटिव आया हो, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. तो जैसे ये सिंपल सा एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे समझा है. ओके, सो मूविंग अवेड. However, the glass rod and wool attract each other. Similarly, two plastic rods rubbed with cat's fur repel each other but attract the fur. तो फर के ऊपर शायद पॉजिटिव चार्ज होगा, ग्लास रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए वो अट्रैक्ट कर रही है. बट यूनिवर्सल लॉ वही है कि जो सेम चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे और जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. सो ऑन द अदर हैंड द प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट्स द ग्लास रॉड. तो प्लास्टिक रॉड ने ग्लास रॉड को अट्रैक्ट क्यों करा? क्योंकि ग्लास रॉड पे शायद पॉजिटिव चार्ज आया हो और प्लास्टिक रॉड पे शायद नेगेटिव चार्ज आया, तो उसने उसको अट्रैक्ट करा. रिपेल द सिल्क वुड विद which the glass rod is rubbed, the glass rod repels the fur. तो ये बस चार्जेस का खेल है कि जहाँ पॉजिटिव आया होगा वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जहाँ नेगेटिव आया होगा वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है. These seemingly simple facts were established from years of efforts and careful experiments. Their analysis, काफ़ी साइंटिस्ट ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करे तब जाके इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ. जे थॉमसन ने बल्ब का आविष्कार किया. ये सब चीज़ें एकदम हम पढ़ेंगे हेड आगे में. It was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kinds of an entry which is called electric charge. We say that bodies like glass or plastic rods, silk, fur, pitch balls are electrified. आज हमने जो एग्जाम्पल्स का नाम लिया, ग्लास, प्लास्टिक रॉड, सिल्क, फर, पिच बॉल्स, ये इलेक्ट्रीफाइड, तभी इनके अंदर कुछ चार्जेस हैं जो अट्रैक्शन कर रहे हैं और रिपल्शन कर रहे हैं. दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग. और वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर करते हैं जब हम उनको रगड़ देते हैं, रब कर देते हैं. देयर आर टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. वी फाइंड दैट लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. एज आई प्रीवियसली टोल्ड, मैं आप वापस इसको अंडरलाइन करता हूँ. लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर. The property which differentiates the two kind of charges is called the polarity of charge. Polarity of charge इन्होंने एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे नोट्स में लिखूँगा. ये polarity मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओनली, नथिंग मोर देन दिस. polarity of charge. आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है इस बारे में. इस नोट्स को मैं ये ओपन रखता हूँ. When glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of a charge and the silk acquire the second kind of a charge. जब ग्लास रॉड को उन्होंने सिल्क से रब करा तो ग्लास रॉड पे एक अलग चार्ज आया और सिल्क पे एक अलग चार्ज आया. दिस इज़ ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर रब टू बी इलेक्ट्रीफाइड. ये हर चीज़ के लिए ट्रू होगा जिनको भी आप रब कर रहे हो और अगर उनमें कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है तो. Now, if the electrified glass rod is brought in contact with silk with which it was rubbed, they no longer attract each other. उन्होंने ज़्यादा टाइम उसको अट्रैक्ट नहीं करा. ये चार्जेस कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आए एंड थोड़े टाइम बाद वो चले गए, तो फिर उसमें ना तो अट्रैक्शन हुआ ना तो रिपल्शन हुआ. They also do not attract or repel other light objects as they did not being electrified. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रीफाइड ही नहीं, तो उनके अंदर चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रीफाइड होंगे और इलेक्ट्रीफाइड होंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा और थोड़े टाइम बाद ये इलेक्ट्रिफिकेशन चले जाता है. इट डिपेंडिंग ऑन टाइम. दस द चार्जेस एक्वायर्ड आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन द चार्ज बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट. जब ये कॉन्टैक्ट में आती है तो ये एक्चुअली न्यूट्रलाइज हो जाती है. अब मेरी एक रॉड है जो यहाँ पे रखती है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और मेरा एक ये थोड़ा सा सिल्क का वूल है जो यहाँ पे रखता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज.
जब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव विल बिकम व्हाट, इट विल गेट न्यूट्रलाइज एंड बिकम ज़ीरो चार्ज। सो ये हो जाएगा न्यूट्रल। यहाँ पे अब कोई चार्ज नहीं बचा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में घुस के न्यूट्रल हो। Thus the charges acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact। जब ये कांटेक्ट में आए तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में माइनस हो गया। तो सिंपल सी चीज़ है, +1 -1, ये +1 ये -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली सपोज मेरे चार्ज का मैं कुछ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी देता हूँ, उसकी हम यूनिट्स की बात भी करेंगे। +4 का चार्ज है और एक -4 का चार्ज है। अब इन दोनों बॉडीज़ को मैं कांटेक्ट में लाया तो ये क्या हो गए, ज़ीरो हो गए, न्यूट्रल हो गए, मीन्स देयर इज़ नो चार्ज। यहाँ तक के कंसेप्ट आपको आई थिंक क्लियर होंगे। Thus the charges acquired after rubbing are the lost when the charged bodies are brought in contact। What can you conclude from this observation? हम क्या conclude कर सकते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो? It just tells us that unlike charges acquired by the objects neutralize or nullify each other's effect। ये हमको सिर्फ इतना बता रहा है कि जब हम बॉडीज़ को कांटेक्ट में ला रहे हैं जो चार्ज्ड हैं वो न्यूट्रलाइज हो जा रही है, नलीफाई कर दे रही है, न्यूट्रलाइज हो जा रही है एंड नलीफाई कर दे रही है। ये वर्ड का मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, न्यूट्रलाइज, ये न्यूट्रल हो गया, ज़ीरो चार्ज, ±0। By the convention, the charges on glass rods or cart furs are called as positive, and that on plastic rod or silk is termed as negative। यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव की बात स्टार्ट कर दी, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इफ़ एन ऑब्जेक्ट पजेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है तो उसको हम इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ अंडरलाइन करी है, सो मैं इस चीज़ को नोट करने की हमारे नोट्स हम एक्स्ट्रा क्यों बढ़ाएं, मैंने इसको NCERT में अंडरलाइन कर दिया। ओके, सो जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ तक की चीज़ आपको इतनी समझ में आ गई होगी, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने जितनी बात करी, आप मेरे वीडियो को वापस रिवाइंड कर सकते हैं तो आपको चीज़ समझ में आएगी। ओके, जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट। व्हेन इट हैज़ नो चार्ज इट इज़ सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड न्यूट्रल। जब बॉडी पे कोई चार्ज नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिफिकली न्यूट्रल हो जाएगी। और बॉडी पे कब कोई चार्ज नहीं होगा, जब हम चार्ज बॉडीज़ को कॉन्टेक्ट्स में ले आए हैं और वो न्यूट्रीफाई हो गए हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होगा। चलिए ठीक है, थर्ड पेज पे आते हैं चैप्टर के। हम फटाफट रीड करेंगे एंड काम की चीज़ों को नोट करेंगे, जो चीज़ हमारे काम के लिए, जो हमारे क्वेश्चंस बनाने के काम आएगी, जिस पे क्वेश्चंस बनेंगे, हमारे बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चंस बनेंगे, IIT JEE के क्वेश्चंस बनेंगे, हम वहाँ पे फोकस ज़्यादा करेंगे। A simple apparatus to detect a charge on a body is a gold leaf electroscope। इन्होंने किसी फिगर 1.2 में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसको कहा है, सिस्टमेटिक इलेक्ट्रोस्कोप है। इससे ये क्या पता करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल मेटल रॉड हाउस्ड इन अ बॉक्स with two thin gold leaves attached at the bottom end। When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, charge flows onto the leaf and they diverge। The degree of divergence is an indicator of the amount of charge। तो इन्होंने एक सिंपल सा प्रैक्टिकल यहाँ पे लिया है। ये गोल्ड लीव है, ये ग्लास की विंडो है, ये मेटल की नॉब है और ये मेटल की रॉड है, यहाँ पे गोल्ड लीफ, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वाई मटेरियल बॉडीज एक्वायर चार्ज, यू नो दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली बॉडीज़, अभी हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो हम पहले ये चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि वाई दीज मटेरियल बॉडीज आर एक्वायरिंग चार्ज। यू नो दैट ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ हमको पता है अगर हम थोड़ा सा केमिस्ट्री पाएंगे कि बॉडी, हर एक बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी, मेरी ये टेबल, ये बुक, ये पेन,
ये मेरा हाथ, मेरी वॉच, एवरीथिंग इज कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इनसे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं अभी तक, बट एज पर एनसीईआरटी हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे अभी। हर एक चीज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। एटम्स को हम डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, और H2O होता है। H2O में क्या हो गया, अब आपके एटम्स हो गए हाइड्रोजन के 2। जस्ट सिंपल सा एक एग्जांपल, H2O हुआ, वाटर हो गया, दिस इज व्हाट वाटर। अब इसमें हाइड्रोजन के क्या है, 2 एटम है, एंड ऑक्सीजन का 1 एटम। तो ये मिल के एक H2O का मॉलिक्यूल बन गया। ओके, सो डन। आगे बढ़ते हैं हम इस चीज़ को लेके। ऑल्दो नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे डू नॉट कंटेन चार्जेस। चीज़ें एक्चुअली नॉर्मली न्यूट्रल होती हैं, क्योंकि एटम्स के अंदर भी पॉजिटिव चार्जेस भी उतने ही होते हैं जितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो नॉर्मली मैटर या फिर कोई सब्सटेंस, जैसे मेरी ये बुक है, ये अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, मेरे को करंट नहीं लग रहा है, ना इससे कोई चार्ज मेरे को पास हो रहा है, ना मेरी बॉडी से ना इसके अंदर कोई चार्ज पास हो रहा है। तो ये करंट, इसका जो नेचर है वो न्यूट्रल है। ये भी टेबल है कांच की, ये भी न्यूट्रल है, ये भी ग्लास की बनी हुई है। ग्लास की भी हम बात करेंगे केमिस्ट्री में। ऑल्दो नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हम इस चीज़ को लिखते हैं। नॉर्मली जो भी मटेरियल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। दे डू कंटेन चार्जेस, ये अपने अंदर चार्जेस रखते हैं, बट देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड। वो चार्जेस बैलेंस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि एटम है, सपोज एक सिंपल सा एटम है, मैं आपसे एक एटम का डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने। एक सिंपल सा एटम है, एटम के अंदर क्या है, अभी आप ये वाला डायग्राम समझिए, देन हम बोहर मॉडल्स एंड अच्छे मॉडल्स पाएंगे। एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो ये इसको क्या करेगा, न्यूट्रीफाई कर देगा, तो ये जीरो चार्ज बना देगा। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो एक एटम क्या है, एक्चुअली न्यूट्रल है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। Forces that hold the molecules together, forces that holds the atom together in a solid, the adhesive force of glue, forces associated with the surface tensions, all are basically electrical in nature, arising from the forces between the charged particles. इनके कहने का मतलब है कि ये सब मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से अटैच होते हैं, H2O का मॉलिक्यूल मैं आपके सामने बनाऊंगा, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना, और ये इससे जाके जुड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 2। अब ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है, तो किसी चीज़ के थ्रू कनेक्टेड होंगे। दैट इज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तभी ये लोग साथ में। आगे बढ़ते हैं। Thus the electrical forces is all pervasive and encompasses almost every field associates with our life. It is therefore essential that we learn more about such force. ज़रूरी इलेक्ट्रिकल फोर्स को समझना, क्योंकि अभी हमारी 12th क्लास है एंड हमको IIT के क्वेश्चंस भी बनाने हैं, NCERT के क्वेश्चंस भी बनाने हैं, तो हमको इन कंसेप्ट को पढ़ना जरूरी है। द electrify a neutral body, we need to add or remove one kind of electric charge. हमको अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना है तो या तो हमको उसके अंदर एक चार्ज को ऐड करना पड़ेगा, या तो हमको उसमें से एक चार्ज को निकालना पड़ेगा। When we say that a body is charged, we always refer to this excess charge or deflect of charge. In solids, some of the electrons being less tightly bound in the atoms are the charges which are transferred from one body to another. एक इन सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के अंदर क्या होते हैं, देखो भाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम का मैं आपके सामने एक वो बनाऊंगा, तो क्या है कि एटम है, एटम के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस होती है, ये एक एटम का वो है, और न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ई वर्ड यूज़ होता है एंड प्रोटॉन्स के लिए पी वर्ड यूज़ होता है। तो ये पॉजिटिव जो होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रोटेट कर रहे होते हैं, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर एक अट्रैक्शन बना हुआ होता है। सिमिलरली जैसा एक हमारी
अर्थ होती है और अर्थ सन के आजू बाजू घूम रही है। सो अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे सन और यहाँ पे मैं बनाऊँ अर्थ, तो अर्थ जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में सन के आजू बाजू घूम रही है, बिकॉज देयर इज सम अट्रैक्टिव फोर्स हियर एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कुछ इसी तरीके से एटम्स के अंदर भी प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने वर्ड यूज कर दिया प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो होते हैं, हमारे वाला पेज ओवर हो चुका है। प्रोटॉन्स जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये नेगेटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? या आगे बढ़ते हैं। इन सॉलिड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग लेस टाइटली बाउंडेड इन एटम्स इलेक्ट्रिक। ये हमने लाइन पढ़ ली थी। अ बॉडी कैन दस बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। क्या कहने का मतलब है इनका कि अगर एक बॉडी है, एटम है, जस्ट एक एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, क्या है, मैं वो बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक एटम की बात करेंगे। एक एटम है, उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकाल दूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज तो बाहर आ गया, तो इसके अंदर अब क्या बचा? ओनली नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। सो दिस इज नेगेटिवली चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज तो बाहर आ गया। बॉडी कैन दिस चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही कोई एटम लूँ और उसमें से मैं उसके इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव की जगह मैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का यूज़ करूँगा। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन। अब अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता हूँ, तो मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो ये बॉडी क्या हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अब एक सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। A body can thus be charged positively by losing some of its electrons। जस्ट सिंपल लाइन हमने यहाँ पे कही है, तो उसी चीज़ को हमने अंडरस्टैंड। सिमिलरली बॉडी कैन बाय। नेक्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला है? सिमिलरली अ बॉडी कैन बी चार्ज नेगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक तरीका और है, यहाँ पे मैं एटम बनाता हूँ, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अब हमेशा इस चीज़ को नोट करो, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन के लिए P प्लस यूज़ कर लेते हैं, नेगेटिव के लिए हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए हम E नेगेटिव यूज़ कर लेते हैं। पॉजिटिव है और नेगेटिव। एक तरीका और है, ये तो एक फर्स्ट तरीका था, ये दूसरा तरीका था, एक तीसरा तरीका और है। अगर मेरे को इस न्यूट्रल बॉडी को, अभी तो इसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही, तो ये क्या है? न्यूट्रल। अब मेरे को अगर इसको नेगेटिवली चार्ज करना है, तो मैं एक चीज़ तो क्या कर सकता हूँ कि इसमें से पॉजिटिव हटा दूँ, जैसे मैंने यहाँ से पॉजिटिव हटाया। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज और डाल दूँ, तो अब इसके अंदर कितने हो गए? 2 नेगेटिव चार्ज हो गए और एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव ने तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, 0, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव बचा, तो ये क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज। दिस इज नेगेटिवली चार्ज। इस चीज़ की हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर भी बात करेंगे। सो जस्ट उनका कहने का मतलब इतना ही। व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड, एंड इन द सेम एग्जांपल उन्होंने बताया, व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रॉड आर ट्रांसफर्ड टू द सिल्क क्लॉथ। जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस रॉड में से ट्रांसफ़र हो गए सिल्क की तरफ। Thus the rod gets positively charged and the silk get negatively charged। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया, इन्होंने सिल्क की थ्रेड है, ये ग्लास रॉड है, इसको इससे रब करा, तो क्या हुआ? When we read glass rod, इलेक्ट्रॉन्स किस में से गए? रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स चले गए सिल्क के अंदर, तो रॉड पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड सिल्क पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। Thus the rod gets positively charged and the silk get negatively charged। Now new charge is created in the process of rubbing।
Also, the number of electrons that are transferred is a very small fraction of the total number of electrons in the material body. बहुत कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं और ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है. हम आगे बढ़ते हैं. आपको ये चीज़ें रिपीट होती रहेगी. क्या होता है, कंडक्टर्स की बात करते हैं और इंसुलेटर्स की बात करते हैं. व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? सम सब्सटेंसेस रेडिली अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, अदर्स आर नॉट. क्या होता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर कुछ नहीं है. जो चीज़ अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगी वो कंडक्टर. कंडक्टर की डेफिनेशन, कंडक्टर यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ. दोज मटेरियल्स दोज विच अलाउ electricity to pass through them. Those which allows electricity to pass through them easily are called conductors. जिनमें से easily electricity pass हो सकती है, जिन भी materials में से, उनको हम conductors बोलते हैं. Those which allow electricity to pass through them is called conductors. Similarly, insulators होते हैं. इंसुलेटर्स इसके अपोजिट होते हैं. वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे. तो इंसुलेटर की डेफिनेशन भी इन्होंने यहीं कहीं लिखी होगी, बट मैं पहले ही लिख देता हूँ. दोज विच do not allow electricity to pass through them is called insulators. So just simple introduction हुआ. आगे बढ़ते हैं. They have electric charges, electrons that are comparatively free to move inside the materials. So conductors क्या होते हैं? कंडक्टर्स के अंदर, पेज पलटते हैं, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेंगे. इलेक्ट्रिक चार्जेस, those which allow electricity to pass through them easily are called conductors, and they have electric charges which we called as electrons that are comparatively free to move inside the material. वो उस मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं. ये इलेक्ट्रॉन हो गई, इलेक्ट्रॉन हो गई, इलेक्ट्रॉन हो गई, इलेक्ट्रॉन हो गई, इलेक्ट्रॉन हो गई. अब इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे जो फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं भी. तो ये क्या हो गए? कंडक्टर हो गए. क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं. मेटल्स, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज एंड अर्थ आर कंडक्टर्स. मेटल्स कंडक्टर होते हैं, ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है, एनिमल बॉडी, अर्थ आर कंडक्टर. ये एक अच्छे कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास. ग्लास जिस कांच पे मैंने टेबल पे मैंने मेरी बुक और ये सब रखा हुआ है, ये नॉन मेटल. तो ये क्या है? नॉन मेटल लाइक ग्लास, पोर्सिलिन, प्लास्टिक, नाइलॉन, वुड मीन्स लकड़ी, ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. हाई रेजिस्टेंस मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, वो टेंडेंसी को किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस कहा जाता है. सो रेजिस्टेंस वर्ड इन्होंने यूज़ किया है. हम इसको लिखते हैं यहाँ पे. रेजिस्टेंस, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल that do not allow electricity to pass through them. जस्ट सिंपल, हमको समझ में आ रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में रेजिस्ट कर रहा है.
ओके, नेक्स्ट जाते हैं। When some charges is transferred to a conductor, it readily get distributed over the entire surface of the conductor. जब कुछ चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं किसी कंडक्टर पे, तो वो उसके सरफेस पे एकदम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन से। अभी क्या रहेंगे, सिर्फ बीच में तो रहेंगे नहीं, ये क्या करेंगे कि थोड़े से एकदम बाहर आ जाएंगे, एकदम बॉर्डर पे आ जाएंगे, और ये क्या रहेंगे कि ऐसे ईजिली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इनकी बॉडी। When some charges are transferred to a conductor, it's readily get distributed over the entire surface of the conductor. उसकी पूरी surface पे वो charges आ जाएंगे। Charges means that positive charges and negative charges. And in contrast, if some charge is put on an insulator, it stays at the same place. Similarly, अगर कोई चार्ज इंसुलेटर पे डालेंगे, ये है हमारा कंडक्टर जो हमने बनाया, दिस इज अ कंडक्टर। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक इंसुलेटर। इंसुलेटर ये ऐसा हो गया, इस पर क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज डाले, सपोज हमने पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डालो, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है कि ये बाहर नहीं आएंगे, ये कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, पॉजिटिव वाले यहीं के यहीं पे रहेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज यहीं के यहीं पे रहेंगे, और ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। दिस इज इंसुलेटर, दिस इज कंडक्टर। When some charge is transferred to a conductor, it is okay. Then you will learn why this happen in the next chapter. Next chapter में हमको बताएंगे। This property of materials tells you why nylon or a plastic foam get electrified on combing dry hair or on rubbing. कोम होता है, कोम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका जो कंघा होता है। आप कंघे से बाल बनाते हैं तो चर कभी वहाँ पे भी आवाज़ आती है और वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। प्लास्टिक कोम जो होते हैं इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, नॉट मच मच इम्पॉर्टेंट हियर। इन्होंने ठीक है, चलो वही है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, कंबाइनिंग ड्राई है, ठीक है, बट मेटल, ओके, ये लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स टेल्स यू व्हाई नायलॉन प्लास्टिक फॉर्म गेट्स इलेक्ट्रीफाई ऑफ कंबाइनिंग ड्राई है। ये हमने कंडक्टर इंसुलेटर की जो प्रॉपर्टी है, ये क्यों इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, ये तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। बट अ मेटल आर्टिकल लाइक स्पून डज नॉट। The charge on a metal leak through our body to the ground as both are conductors इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है और अर्थ भी कंडक्टर है, तो क्या होता है, अर्थिंग हो जाती है, जो चार्ज पास होता है वो हमारी बॉडी से लेके अर्थ में चले जाता है। हाउएवर इफ ए मेटल रॉड विद अ वुडन और अ प्लास्टिक हैंडल इज रब्ड विदाउट टचिंग इट्स मेटल पार्ट, इट शोज साइंस ऑफ चार्जिंग। क्योंकि एक इंसुलेटर है, एक कंडक्टर है। अगर एक मेटल रॉड है और उसको आप वुडन या फिर किसी प्लास्टिक चीज़ से रब कर रहे हो तो उसमें कुछ चार्जिंग आपको शो हो सकती है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वी हैव, पेंसिल हाथ में ले लेता हूँ। वी हैव सीन देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस नेम्ड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, देयर इफेक्ट्स टेंड टू कैंसल ईच अदर। जैसा मैंने आपको बताया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाता है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। हियर वी शॉल नाउ डिस्क्राइब सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इफ साइजेज ऑफ चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम, वी ट्रीट दैम एज अ पॉइंट चार्जेस। अगर कोई बॉडी का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, size of the bodies are very small as compared to the distance between them. Suppose कि एक छोटी सी बॉडी यहाँ पर है और एक छोटी सी बॉडी यहाँ पर है और इनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम उनको एज अ पॉइंट चार्ज कंक्लूड करेंगे। और मैं जस्ट एक पॉइंट चार्ज बना के इसको पॉजिटिव बना दूंगा और इसको नेगेटिव बना दूंगा, क्योंकि उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बस मैं इसको चार्ज ही काउंट करूँगा, ठीक है। द साइजेस ऑफ द चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल,
पॉइंट चार्ज उनको बोलते हैं। ऑल द चार्जेस कॉन्टेक्ट टू द बॉडी एज्यूम टू बी कंसिडर्ड वन पॉइंट। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है देखते हैं। वी हैव नॉट येट सेट गिवन क्वांटिटिव डेफिनेशन ऑफ अ चार्ज। अभी तक हमने कोई क्वांटिटिव डेफिनेशन नहीं दी है चार्ज की, इनका कहना है। वी शॉल फॉलो इट विद इन द नेक्स्ट सेक्शन। वी शॉल टेंटेटिवली assume that this can be done and proceed a system contain 2 point charges Q1 and Q2। सपोज एक सिस्टम है, यहाँ पे भी इन्होंने चार्जेस को डिस्कस किया है। इसी सिस्टम को ले लेते हैं। ये है Q1, ये है Q2। इसको Q1 चार्ज दिया, इसको Q2 चार्ज दिया। The total charge of the system is obtained simply by adding algebraically। हम सिंपली उनको एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे और हम उस पूरी बॉडी का, इतनी पूरी बॉडी का टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? Q1 प्लस Q2 कर देंगे, तो ये क्या हो गया? Q1 प्लस Q2। एज सिंपल। सपोज इसके अंदर कोई नंबर होता है, मैं आपको अभी ओपन करता हूँ। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। अगर 10 कूलाम इधर है और 15 कूलाम इधर है, तो मैं इनका टोटल कर दूंगा तो ये 25 कूलाम की बॉडी हो जाएगी। सिमिलरली इन्होंने यही बात कही है कि आप उसको क्या कर सकते हो? एल्जेब्रिकली। अब मैथमेटिक्स पे आ रहे हैं। सिंपली बाय एडिंग एल्जेब्रिकली Q1 एंड Q2। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। इफ़ अ सिस्टम कंटेन्स n चार्जेस, अगर कोई सिस्टम है, जैसे एक सिस्टम था 2 चार्जेस का, सिमिलरली कोई अदर सिस्टम हो सकता है जिसमें 3 चार्जेस हो, Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो। ये सब पॉइंट चार्जेस हैं। और इस पूरे सिस्टम को मैं एक सर्कल के अंदर ले आता हूँ। तो अब मेरे को अगर इस सिस्टम का चार्ज निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हो गया Q। अब सिमिलरली इन्होंने कहा है कि भाई n चार्जेस है, तो मैं क्या करता हूँ? Q1 एक पॉइंट चार्ज हो गया, Q2 एक पॉइंट चार्ज हो गया, Q3 एक पॉइंट चार्ज हो गया, Q4 एक पॉइंट चार्ज, डैश 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 करके एक n नंबर ऑफ चार्जेस है। अब मेरे को ये सब पॉइंट चार्जेस है, मैंने पॉइंट बनाया और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अभी हमारी कॉपी छोटी है तो हम इसको क्या है, डिस्टेंस कम दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब मेरे को इनको एल्जेब्रिकली ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा? सिंपली Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डैश 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 करके टिल दी Qn तक इसको मैं ऐड कर दूँगा, तो ये ऐड हो जाएगा। आगे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। However, there is one difference between mass and charge। देखो, मास की एक बात होती है कि मास एक बॉडी का वेट होता है, और चार्ज क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी बॉडी पे। तो यहाँ से बॉडी के मास से कैसे इसको कंपेयर कर रहे हैं? चार्जेस एड अप लाइक रियल नंबर और द स्केलर्स लाइक द मास ऑफ द बॉडी। अब मास जो है ये नेगेटिव में नहीं हो सकता किसी बॉडी का। मास ऑफ अ बॉडी कांट बी नेगेटिव, क्योंकि मेरी बॉडी, ये बॉडी, अब इसका कुछ तो वेट होगा, इसका कुछ तो वेट होगा। नेगेटिव में तो वेट नहीं होगा। 10 किलो, 5 किलो, 10 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, कुछ ग्राम में ही होगा। -4 ग्राम तो नहीं होगा कि भाई ये कुछ ज़मीन के अंदर घुस गई हो या फिर कुछ हो कि इसका माइनस, इसका कुछ तो वेट होगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव में होगा, इसका जो वेट होगा ये हमेशा पॉजिटिव। बट चार्ज हो सकता है कि इसके अंदर नेगेटिव हो, या फिर चार्ज हो सकता है कि इसके अंदर पॉजिटिव हो। तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट मास ऑफ अ बॉडी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज़ हमको नोट करनी है। इन्होंने मास से कैसे कंपेयर किया है? 11th क्लास में मास की बात हुई होगी, हम पढ़ेंगे उस चीज़ को भी। मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है, मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव एज चार्ज कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सही है, मैंने वही स्टेटमेंट लिखा है भाई, चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट मास जो रहेगा बॉडी का हमेशा पॉजिटिव रहेगा। प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन अ सिस्टम। प्रॉपर साइंस का यूज़ करना ज़रूरी है। साइन मीन पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन। भाई अब जो मास है वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट अगर जब हम चार्जेस को ऐड करेंगे तो इनके कुछ साइन होंगे। सपोज़ कि +1 चार्ज है, +2 चार्ज है, +3 चार्ज है,
ये एक सिस्टम है और ये सब पॉइंट चार्जेस है। और मेरे पास में आगे एक सिस्टम है जिसमें -3 है, एक -2 है, एक माइनस क्यों, इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पे माइनस यूज़ किया और यहाँ पे नेगेटिव लिख देता हूँ। -1 है तो इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे मैं प्रोटॉन के लिए यूज़ करूँगा पॉजिटिव चार्ज। एक न्यूट्रॉन होता है जो न्यूट्रल होता है, जो नो चार्ज बॉडी होती है। अब अगर मेरे को इस पूरे सिस्टम का चार्ज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐड कर दूँगा। कैसे ऐड करूँगा, वैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। Q1 क्या हो गया, +1 हो गया, ये +2 हो गया, ये +3 हो गया, यहाँ से क्या है -3 तो ये -3 हो गया, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया। और टोटल जब मैंने इसका चार्ज निकालने की कोशिश करी तो ये -1 से -1 कैंसिल इधर, ये -2 से -2 इधर कैंसिल, -1 कैंसिल, ये हो गया 0 कूलम। बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 0 ही आंसर है, हो सकता है यहाँ पे एक +1 और होता तो वो +1 कूलम चार्ज हो जाता। So this is simple as this algebraic summation and subtraction। हम पॉजिटिव साइन देंगे पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव साइन देंगे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन का, नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का। चार्ज इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं एनसीईआरटी की। We have already hinted to the fact that when bodies are charged, rubbing, there is transfer of electron from one body to another. No new charges are either created or destroyed। इस चीज़ को नोट करो, ना तो कोई चार्ज क्रिएट हो रहा है और ना ही कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये सिर्फ चार्जेस का ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। इनमें कोई न्यू चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है। मैंने इन दोनों चीज़ों को रब करा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे या फिर इधर के इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे, बट ये सिर्फ ट्रांसफ़र होंगे, ये क्रिएट नहीं होंगे, नया कुछ नहीं बन जाएगा, ये पुराने ही है, बस ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक दूसरे में। A picture of particles of electric charge enables us to understand the idea of conservation of charge. When we rub two bodies, what one body gain in charge and the other body loses। एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करा, वही बात है। तो अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, सिमिलरली यहाँ पे जैसा मैंने कहा एक बॉडी है, इसमें से इसमें चार्ज चला गया तो इसमें एक वैकेंसी आ जाएगी और इसके पास चार्ज आ जाएगा। बट चार्जेस आर कंजर्व्ड, उनको क्रिएट नहीं किया जाता। ये जो चार्ज है ये यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे आके कुछ क्रिएट नहीं हुआ है, ये इस बॉडी में से इसमें आया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव बाहर गया तो, और ये इधर यहाँ पे नेगेटिव ही बच गया, तो ये पॉजिटिव बाहर गया है, ये क्रिएट नहीं हुआ है, ये इस बॉडी में से गया है। तो चार्जेस कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड। चार्जेस आर आइदर क्रिएट, नो न्यू चार्जेस आर आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। पिक्चर ऑफ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है हमने पढ़ लिया था। व्हेन we rub two bodies, what one body gain in charge, the other body loses with an isolated system consisting of many charged bodies. Due to the interaction among the bodies, charges may get redistributed, but it is found that total charge of the isolated system is always conserved। इनका कहने का मतलब है कि टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जैसे हमने इसको आइसोलेट कर दिया, यहाँ पे दो चार्ज बॉडीज़ थी और इसको हमने एक जगह पे ऐसा आइसोलेशन दे दिया, एक कवर में इनको साथ में रख दिया। यहाँ पे 3 चार्जेस को ऐसे कवर में साथ में रख दिया, यहाँ पे 4-5 चार्जेस को मैंने ऐसे कवर में आइसोलेट कर दिया, तो ये हमेशा आइसोलेटेड रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, 0 चार्ज आएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय अ नेट चार्ज कैरिड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे 0 हमने लगा, +1 कॉलम, ठीक है, जस्ट वो मैंने एक आपके एग्जाम्पल के लिए, पर जितने यहाँ पे पॉजिटिव थे उतने ही यहाँ पे नेगेटिव थे और ये पूरा बन के 0 बन गया, तो ये क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया। इनके कहने का मतलब ये इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज क्रिएटेड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑल्दो द चार्ज कैरिंग द पार्टिकल मे बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन प्रोसेस। भला ही आप उस पूरे पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नया पार्टिकल क्रिएट कर सकते हो, बट चार्जेस कांट बी क्रिएटेड और कांट बी डिस्ट्रॉयड। Sometimes nature create charged particles
अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इन्होंने टर्म का यूज़ किया है न्यूट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। The proton and electron thus created have equal and opposite charges and the total charges is 0 before and after the creation। एक प्रोटॉन रखेगा एक पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन रखेगा एक नेगेटिव चार्ज। ऐसे इनका कहने का मतलब है। और इनको जब हम ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। सो दिस विल बी द न्यूट्रल। सो बस अभी हम काफ़ी टाइम से यही बात कर रहे हैं। दिस इज एज सिंपल। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक लास्ट लाइन और पढ़ते हैं। द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दिस क्रिएटेड है आइदर इक्वल एंड अपोजिट साइन, टोटल चार्जेस विल बी 0। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम आते हैं न्यूमेरिकलिंग पार्ट पे, और दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि अब हम इसकी क्वांटिटी की बात करेंगे एंड हम न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ established दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज डिनोटेड बाय ई। चार्ज को ई से डिनोट करेंगे। दस चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय एन ई, where n is any integer, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन्होंने कहा है किसी भी चार्ज को अगर हम क्वांटिटी में नापते हैं, हम मास को हम क्वांटिटी में नापते हैं, 10 किलो, 5 किलो, 4 किलो, मेरी बॉडी का वेट है 50-55 किलो, तो हम उसको नापते हैं। सिमिलरली हम अभी इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, तो अब हम चार्ज को नापेंगे, उसकी क्वांटिटी को नापेंगे, उसका क्वांटाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या फॉर्मूला लिखा है, Q इज इक्वल टू एन ई, और E जो है एक एन ई, वेयर एन इज द पॉजिटिव और नेगेटिव, वेयर एन इज एनी नेगेटिव, एनी इंटीजर, एन इज एनी इंटीजर एंड इट कैन बी पॉजिटिव, एनी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव। The basic unit of charge is the charge that an electron or proton carries. By convention, the charge on an electron is taken to be negative. Therefore, the charge on an electron is written as minus e, that on proton as plus e. यहाँ पे इन्होंने साइन कन्वेंशंस का यूज़ किया है और चार्ज का यूज़ किया है। नेक्स्ट पे आते हैं पेज पे, जहाँ पर इन्होंने कहा है बाय कन्वेंशन चार्ज, अंडरलाइन कर देता हूँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज रिटर्न एज माइनस ई and that on proton as plus e. Charge on electron is minus e, charge on proton is plus e. The fact that electric charge is always an integral multiple of E is termed as quantization of charge। एक जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होगा, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यहाँ पर E क्या है, ये चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है। ये इस पैराग्राफ में हमको समझ में आ जाएगी। E actually is 1.602192 n2 10 to the power minus 19 coulomb. E equal to 1.602192 into 10 to the power minus 19 coulomb. The quantization of
charge first suggested by experimental laws of electrolysis discovered by the English experimentalist Faraday. It was experimentally demonstrated by Millikan in 1912. जो चार्ज एक्सपेरिमेंटली जो चार्ज की जो यूनिट आई थी और ये जो वैल्यू आई थी, ये फेरेडे ने डेमोन्स्ट्रेट करी थी, मिलिकन ने डेमोन्स्ट्रेट करी थी इनके इंग्लिश एक्सपेरिमेंट में इन 1912, अभी से काफ़ी 125 साल पहले. इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा यूनिट ऑफ a unit of charge is called as a coulomb. यहाँ पे इन्होंने SI यूनिट होता है, इंटरनेशनल सिस्टम SI यूनिट of a charge is called as coulomb and is denoted by C. हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं SI यूनिट of a charge is coulomb. A coulomb is defined in terms of the unit of electric current, which we are going to learn in a subsequent chapter. In terms of this definition, 1 coulomb is the charge flowing through a wire in 1 second if the current is 1 ampere. See chapter 1 class 11th physics textbook part 1. In this system the value of the basic unit of charge is, अभी ठीक है, हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज वापस लिख देते हैं, इज़ 1.602192 इंटू 10 to the power -19 कूलम. इस चीज़ को बस याद रखा जाए. Thus there are about 6 into 10 to the power 18 electrons in a charge of -1 coulomb. In the electrostatics, charges of this large magnitude are seldom encountered and hence we use a smaller unit, 1 microcoulomb, 10 to the power -6 coulomb or 1 microcoulomb. If the protons and electrons are the only basic charges in the universe, all the observable charges have to be integral multiples of E. जो भी चार्जेस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होंगे, जैसा कि हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू NE एज सिंपल. इफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली बेसिक चार्जेस इन द यूनिवर्स, ओके, मल्टीपल विद दस. द बॉडी कंटेन्स N1 इलेक्ट्रॉन्स एंड N2 प्रोटॉन्स. द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी. हमेशा हमको अभी इस चैप्टर में निकालना होगा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ द बॉडी. टोटल अमाउंट ऑफ द charge on a body. तो ये कैसे निकाल रहे हैं? Thus, if a body contains N1 electrons, suppose कोई बॉडी है, एक बॉडी है, बॉडी A, ये N1 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, मीन्स N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं एंड N2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर है. तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से हम क्या समझें कि ये नेगेटिवली चार्ज होंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे. द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी विल बी कैलकुलेटेड इन दिस मैनर. अब मेरे को टोटल चार्ज अगर इस बॉडी पे निकालना है, बॉडी ए पे, जिसके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने प्रोटॉन्स हैं, तो अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? पहले मैं इसको टोटल चार्ज विल बी N1 इंटू E, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, Q इज इक्वल टू NE. इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए. Q is equal to NE, where N is the number, E is the charge constant, 1.60292 into 10 to the power -19 कूलम एक चार्ज की वैल्यू. और एज पर साइन कन्वेंशन, हम साइन कन्वेंशन का यूज़ प्रॉपरली करेंगे ताकि हमसे मिस्टेक नहीं हो. यहाँ पे एक प्रोटॉन है
N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड N2 प्रोटॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स के लिए क्या यूज़ होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या साइन यूज़ होगा, ये हमको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करूँगा, और प्रोटॉन्स के लिए मैं पॉजिटिव साइन यूज़ करूँगा, और ये हो जाएगा N2 इंटू ई। तब मैं इसको अगर और इक्वेट करूँगा, इसको इधर लेके आया और N1 वाले पार्ट को उधर ले गया। अब मैंने इसमें से E कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या हो गया N2 माइनस N1, और ये कितना हो गया E। और E की वैल्यू हमको पता है, दैट इज़ अ कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिंस N1 एंड N2 आर इंटीजर्स, N1 एंड N2 तो नंबर्स है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। देयर डिफरेंस इज ऑल्सो एन इंटीजर, उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा ये भी एक इंटीजर ही होगा। सिंस दस द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ये कहने का मतलब इनका ये था कि किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई के। कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ऑल्सो इन स्टेप्स ऑफ ई। अगर ये कम भी होता है, अगर ये बढ़ता भी है तो भी ई के मल्टीपल में ही होगा, ठीक है। सो द स्टेप साइज ऑफ these are very small because at the microscopic level we deal with the charges of a few microcoulomb। ये जो वर्ड यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है, दिस इज यू माइक्रोकुलम, और इट कैन बी 10 to the power minus 6 coulomb। In this respect, the Granny nature of the charge is lost and it appears to be continuous. This situation can be compared with the geometrical concept of the points and lines. A dotted lines viewed from distance appear continuous to as well but continuously as many। Okay, come to the next। अब से मैं मेन पॉइंट डिस्कस करूँगा। यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं। कूलम्स लॉ हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। अभी हम यहाँ पे इन दो एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, और from the Coulomb's law we will start with the next video। okay, ओके सो अगर ये पैराग्राफ आप पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ में, तो एक बार हम लास्ट टाइम इसको रीड कर लेते हैं। कुछ समझाने लायक इसमें होता है तो मैं आपको समझाता हूँ। दिस सिचुएशन कैन बी कंपेयर्ड विद द ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ द पॉइंट्स एंड लाइंस। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स एंड लाइंस मैंने आपको बता ही दिए यहाँ पे, कैसे ज्योमेट्रिकली हमने यहाँ पे लाइन बनाई है, पॉइंट्स बनाए हैं, और कैसे चार्जेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का फोर्स हम बता रहे हैं। ये वही चीज़ है, और हम डायरेक्ट मेरे हिसाब से एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1.1 NCERT का, वी विल फोकस ऑन NCERT examples, then we will focus on NCERT exercises and then we will focus on some more questions। तो मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ न्यू पेज से। एग्जाम्पल 1.1। if 10 to the power 9 electrons move out of the body to the another body every second, how much time is required to get total charge of 1 coulomb on another body। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या कहा है कि किसी बॉडी में से 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं हर सेकंड, तो कितना टाइम लगेगा 1 कूलम्ब चार्ज बनने। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन इन्होंने लिखा है, एक सेकंड में इन 1 सेकंड 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं। देयरफॉर द चार्ज गिवन आउट इन 1 सेकंड इज 10 to the power 9 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जो n हमने वहाँ पे यूज़ किया था, हमारे फॉर्मूले पे आ जाते हैं, Q इज इक्वल टू NE। तो जो n यहाँ पर है ये हमको 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स का n है। तो इस पे चार्ज कितना होगा, Q 10 to the power 9 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम्ब, इतना चार्ज। अब ये एवरी सेकंड जा रहा है, तो
एक कूलाम चार्ज में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा द टाइम रिक्वायर्ड टू accumulate a charge can then be estimated to be the 1 coulomb divided by this that is simple and short। हर सेकेंड 10 to the power 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो हर सेकेंड कितना चार्ज जा रहा होगा, हर सेकेंड इतना चार्ज जा रहा है। तो अब अगर मेरे को चार्ज पर सेकेंड निकालना है, Q पर सेकेंड, दैट विल बी करंट I जो होता है Q/T होता है। मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, और इसकी यूनिट होती है एम्पेयर। ठीक है, अब एक सेकेंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और इसी हिसाब से एक सेकेंड में कितना चार्ज जा रहा होगा, हमने यही कैलकुलेट किया। 10 to the power 9 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम चार्ज जा रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा कि ये तो बहुत कम चार्ज है एक्चुअली, 10 to the power 9 और ये -10 to the power 9, तो 1 कूलम चार्ज तो बहुत ज़्यादा हो गया, और अभी एक सेकंड में इतना ही जा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 कूलम को डिवाइड करो कितने से, 10 to the power 9 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम से, तो जाके हमको टाइम पता चलेगा कि कितना टाइम पूरा एक कूलम चार्ज जाने में लगेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। ये 10 to the power +9 है, 10 to the power -19 है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 1 कूलम इधर रहा, ये हो गया 1.6 इंटू 10 to the power -10 हो गया, ये माइनस का इधर ऊपर चला गया, तो 10 to the power 10 हो गया अपॉन 1.6 हो गया। मैं क्या करता हूँ, उसको डिवाइड करता हूँ, मैं कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, उसको एक पॉइंट को ले जाके और इधर इंटू 10 कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया, 10/16 इंटू 10 to the power 10 हो गया। 2 5 2 8 16 हो गया। 5/8 इंटू 10 to the power 10 हो गया। 5 को डिवाइड करा 8 से, तो कितना बनता है, एक बार हम चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया पॉइंट, ये लगा 0 8 8 6 48 इधर हो गया 2 1 0 लगाया, 8 2 16 इधर हो गया 16 इधर 4 इधर 40 8 5 0.625। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, इंटू 10 to the power 10, तो ये हो गया 0.625 इंटू 10 to the power 10, क्या करते हैं 6.25 इंटू 10 to the power 10 हो गया। अब 6.25 इंटू 10 to the power 10 सेकेंड्स मीन्स इतना टाइम हमको लगेगा एक कूलम चार्ज पास करने में। अगर हर सेकेंड 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स भी डालें तो भी हमको इतना टाइम लगेगा। हम इस टाइम को और कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे, डेज़ में या फिर सेकेंड्स में या फिर ईयर्स में। तो हम क्या करते हैं, ये भी सेकेंड है तो हमको इसको और डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको आवर्स में और सेकेंड्स के हिसाब से हम इसको अगर चीज़ों को समझेंगे, और हमको अगर इसको ईयर्स निकालना है कि कितने साल लग जाएंगे, अभी ये सेकेंड्स में, तो मेरे को टाइम का कन्वर्जन थोड़ा सा आना चाहिए कि मेरे लिए क्या होता है। एक रफ वर्क कर रहा हूँ, 60 सेकेंड्स 1 मिनट होता है,
60 मिनट्स मेरे लिए 1 आवर होता है। 24 आवर मेरे लिए 1 डे होता है। और 365 डे मेरे लिए 1 ईयर होता है। तो मैं इसको ईयर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस सेकंड्स को डिवाइड करता चलूँगा। 6.25 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय, ये सेकंड्स हैं तो मैं इसको डिवाइड करूँगा। अच्छा, वैसे 9 गया था तो मेरे हिसाब से पे 10 बचना था। 10, ठीक है, 10 से चल रहा 9 बच रहा है। ये हो जाएगा 6.25 बाय 10⁻, प्लस ओके, उधर से 9 गया तो 10 ही आना था वहाँ। तो डिवाइडेड बाय 365 और ये इसके डिवाइड में चल रहा है 24। और इसके डिवाइड में चल रहा है 3600। और ये हमारा इक्वल में आके हो जाएगा 198 ईयर्स। और 10 to the we need approximately 200 ईयर्स का ये कुछ कैलकुलेशन बनेगा। तो 200 साल लग जाएंगे 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स भी अगर आप हर सेकंड भेजते हो तो 1 कूलाम चार्ज बनाने के। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एंड देन कूलम्स लॉ हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। एग्जाम्पल नंबर 1.2। इन्होंने क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होगा इन अ कप ऑफ वाटर। लेट अस अज्यूम दैट अ मास ऑफ वन ऑफ कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम। अब जैसे ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो अब कप ऑफ वाटर में तो यार देखो कितना भी बड़ा कप हो सकता है। इन्होंने एज पर एग्ज़ाम्पल 250 ग्राम का वाटर लिया है, 250 ग्राम। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे हम काउंट करेंगे, H2O हो गया। H2 मीन्स क्या हो गया, हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम होएगा। हाइड्रोजन का मास हो गया 2, ऑक्सीजन का मास हो गया 8 और 8 16। एज पर एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। तो उसके अंदर उसके अंदर 8 प्रोटॉन होंगे, 8 न्यूट्रॉन होंगे। तो 16 ये हो गया और ये मॉलिक्यूलर मास निकल गया H2O का 18 ग्राम, ठीक है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन कार्बन वाटर। हम 1 मोल की वैल्यू निकालते हैं। 1 मोल 6.022 into 10⁻23। Each molecule of water contains 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atoms। सही बात है, 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atoms।
either 10 electrons, 10 protons. Hence the total positive and the total negative charge have the same magnitude. It is equal to the (250 by 80 into 6.02 into 10 to the power 23 into 10 ये हमने 1 मोल का मास निकाला है. 1 मोल of H2O into 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, which will be equal to the 1.34 into 10 to the power 7 coulomb. इतना चार्ज हुआ. Okay, so I think friends, till now you understand the concepts of the positive charges and the negative charges and what all we discussed in our previous notes, कि कैसे हम चार्ज को कैलकुलेट करते हैं. Q इक्वल टू एनी से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रलाइजेशन कैसा होता है, बॉडी कैसी होती है. एंड हमने बहुत बेसिक कंसेप्ट आज क्लियर करे. This is the first video of this chapter, and from the second video I'll start with the Coulomb's law. Okay, so thank you so much for up now, and I'll upload my next video by the next day.